पूरा। आइए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेशन पे है। तो म्यूटेशन के लिए सबसे पहले म्यूटेशन टर्म, यानी जो म्यूटेशन है वर्ड, ये टर्म किसने दिया? तो ह्यूगो डिवेरिस ने दिया। और म्यूटेशन का जो थ्योरी है, म्यूटेशनल थ्योरी, ये भी किसने दिया? तो ह्यूगो डिवेरिस दिया। तो आपसे ये दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोलता है म्यूटेशन टर्म किसने दिया? तो ह्यूगो डिवेरिस ने दिया। और म्यूटेशनल थ्योरी किसने दिया? तो ह्यूगो डिवेरिस ने दिया। अब ये जो म्यूटेशन है, ये सेल के बेसिस पे इसको बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। म्यूटेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी किस टाइप के सेल में हो रहा है उसके बेसिस पे, यानी सेल किस टाइप का। तो सोमेटिक सेल में यदि म्यूटेशन हो जाएगा तो सोमेटिक म्यूटेशन बोलेंगे। किस सेल में म्यूटेशन हो जाए? सोमेटिक सेल में। दूसरा, यदि वो म्यूटेशन आपका क्या हो जाए? गैमेटिक सेल में हो जाए, जर्म सेल में हो जाए, जर्म सेल में म्यूटेशन हो जाए। तो जर्म सेल ही है जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो जर्म सेल फॉर्मेशन करता है गैमेट का। तो यदि म्यूटेशन जर्म सेल में है तो उससे जो गैमेट बनेगा वो म्यूटेटेड गैमेट बनेगा। तो इसका मतलब इस म्यूटेशन को गैमेटिक म्यूटेशन भी बोला जा सकता है। कौन सा म्यूटेशन? गैमेटिक म्यूटेशन। यानी जर्म सेल में यदि म्यूटेशन है तो आप इसको गैमेटिक म्यूटेशन बोलते हो, गैमेटिक म्यूटेशन, क्योंकि आपका जो गैमेट बनेगा वो गैमेट ही म्यूटेटेड बनेगा, ये गैमेटिक म्यूटेशन कहलाएगा। अब जाइगोट जो कि गैमेट के फ्यूजन से बनता है, तो यदि जाइगोट में म्यूटेशन हो तो वो कहलाएगा जाइगोटिक म्यूटेशन। अब ध्यान से थोड़ा देखना, जाइगोटिक म्यूटेशन, क्लियर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना कि डिफरेंशिएट कैसे होगा, क्या होगा। अब सोमेटिक सेल, तो सोमेटिक सेल वो सेल है जो कि जर्म सेल के अलावे होता है। तो जर्म सेल क्या है? तो जर्म सेल वो सेल है जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जर्म सेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो यदि जर्म सेल में म्यूटेशन हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उस म्यूटेशन का इफेक्ट, यदि एक ऑर्गेनिज्म है मेल, इसके पास टेस्टिस है और इस टेस्टिस में जर्म सेल है, और जर्म सेल में यदि म्यूटेशन हो गया तो ये जो मेल है ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म में इस म्यूटेशन का, यानी जर्म सेल में जो म्यूटेशन हुआ जीन में, उस म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं दिखेगा। जिस जनरेशन में जर्म सेल में म्यूटेशन होगा उस जनरेशन में उस म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं दिखेगा, आने वाले जनरेशन में दिखेगा। क्योंकि जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ तो गैमेट में म्यूटेशन हुआ, और गैमेट का फ्यूजन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन बन जाएगा। जैसे अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़ के निकले, जैसे मेंडल प्योर पैरेंट लेता था, अब प्योर पैरेंट लिया, अब यहाँ पे जर्म सेल में यदि म्यूटेशन हो जाएगा तो इससे जो गैमेट बनेगा म्यूटेटेड गैमेट, इससे भी बनेगा जो गैमेट वो म्यूटेटेड गैमेट। तो ये जो फ्यूज करेगा, ये जो F1 जनरेशन होगा, तो जर्म सेल वाला जो म्यूटेशन होगा, यानी ये जो गैमेट बनाने वाले जो जर्म सेल होंगे, ये भी जर्म सेल है। अब ये यही गैमेट बना रहा है, तो ये जो जर्म सेल में यदि किसी टाइप का म्यूटेशन है तो वो म्यूटेशन गैमेट में दिखेगा और वो गैमेट में आ जाएगा। फिर गैमेट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, तो वो जो म्यूटेटेड फॉर्म होगा, यानी म्यूटेटेड एलील होगा, वो आपका कहां दिखेगा? तो F1 जनरेशन में दिखेगा, इस पेरेंट में नहीं दिखेगा, क्योंकि जर्म सेल का म्यूटेशन जिस जनरेशन में होता है उस जनरेशन में नहीं दिखता, उसके अगले जनरेशन में दिखता है। यदि सपोज जर्म सेल में, मेरे जर्म सेल में म्यूटेशन होगा तो जो आने वाला जनरेशन होगा उस जनरेशन में वो जर्म सेल का म्यूटेशन का इफेक्ट दिखेगा। लेकिन यदि सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हो जाए, यानी जर्म सेल छोड़ करके, तो इफेक्ट उसी जनरेशन में दिखेगा। यदि मान लो कोई इंडिविजुअल है और उसके सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हुआ है, तो म्यूटेशन हुआ तो उसी इंडिविजुअल में इफेक्ट दिख जाएगा, उसके आने वाले जनरेशन में फिर नहीं दिखेगा। आने वाले जनरेशन में यदि कोई म्यूटेशन का इफेक्ट दिख रहा है तो इसका नाम वो जर्म सेल का म्यूटेशन, और यदि उसी जनरेशन में दिख रहा है इसका नाम वो सोमेटिक सेल का म्यूटेशन।
तो सोमेटिक सेल का म्यूटेशन मतलब अदर देन टेस्टिज और ओवरी कर दीजिए, अब सीधा सीधे रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा रखे, टेस्टिज में जर्म सेल मिलता है, ओवरी में जर्म सेल मिलता है, ये दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी आपके बॉडी में जो भी सेल है वो आपका सोमेटिक सेल है। उसमें यदि म्यूटेशन होगा तो उसका इफेक्ट आप ही में दिखेगा, और यदि जर्म सेल में म्यूटेशन होगा तो आपके आने वाले जनरेशन में इफेक्ट दिखेगा। तो बोले जर्म सेल का म्यूटेशन का इफेक्ट कहां दिखेगा, तो कमिंग जनरेशन, जो जनरेशन आएगा। और सोमेटिक सेल वाला कहां दिखेगा, जो जनरेशन में हुआ है उसी जनरेशन में दिखेगा। और जायगोट तो क्या है कि फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हुआ तो जायगोट बना, तो ये भी जो जनरेशन आया है उस जनरेशन में दिखेगा, जो जनरेशन वाले जायगोट में हुआ उस जनरेशन में दिखेगा। तो सोमेटिक सेल में म्यूटेशन होगा तो सोमेटिक म्यूटेशन, जर्म सेल में म्यूटेशन होगा तो गैमेटिक म्यूटेशन, और जायगोट में यदि म्यूटेशन होगा तो जायगोटिक म्यूटेशन। ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया, सेल। अच्छा बोले म्यूटेशन टर्म किसने दिया, ह्यूगो डेविस। म्यूटेशन का थ्योरी किसने दिया, तो ह्यूगो डेविस ने दिया। क्लियर। सेल के बेसिस पे कितने टाइप का म्यूटेशन है, 3 टाइप का। सोमेटिक सेल यानी सोमेटिक म्यूटेशन, सोमेटिक सेल में यदि म्यूटेशन है तो सोमेटिक म्यूटेशन, सोमेटिक म्यूटेशन। सोमेटिक सेल क्या है, तो अदर देन जर्म सेल, यानी वो सेल जो गैमेट बनाता है वो जर्म सेल है, उसके अलावा जितने भी सेल है सब आपका सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में यदि म्यूटेशन होगा तो जिस जनरेशन में म्यूटेशन होगा उसी जनरेशन में इफेक्ट दिखेगा। यदि सोमेटिक सेल में म्यूटेशन होगा तो ये सोमेटिक म्यूटेशन कहलाएगा, और सोमेटिक म्यूटेशन सेम जनरेशन में दिखता है। किस जनरेशन में, जिस जनरेशन में म्यूटेशन होगा उसी जनरेशन में आपका यदि दिख रहा है तो वो सोमेटिक म्यूटेशन है। सोमेटिक सेल का म्यूटेशन है, सोमेटिक म्यूटेशन है। यदि जिस जनरेशन में म्यूटेशन हुआ है और नेक्स्ट जनरेशन में इफेक्ट दिख रहा है तो वो जर्म सेल में म्यूटेशन है और वो आपका गैमेटिक म्यूटेशन है, क्योंकि गैमेट ही है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो म्यूटेशन यदि गैमेट लेवल पे हुआ है तो वो अगले जनरेशन में दिखेगा, यदि सोमेटिक लेवल पे हुआ है तो उसी जनरेशन में दिखेगा। और जायगोट में म्यूटेशन हुआ है तो जिस जनरेशन का जायगोट है उसी जनरेशन में म्यूटेशन का इफेक्ट दिखेगा। ये सेल के बेसिस पे हो गया। अब आइए, ये जो म्यूटेशन है ये भी आप फिर इसको बांधिए ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन। ये सेल के बेसिस पे 3 टाइप का म्यूटेशन, कौन कौन, सोमेटिक, गैमेटिक और जायगोटिक। गैमेटिक म्यूटेशन गैमेट पे हुआ है तो यानी इसका इफेक्ट कहां दिखेगा, अगले जनरेशन में। सोमेटिक म्यूटेशन का इफेक्ट कहां दिखेगा, तो सेम जनरेशन में, जिस जनरेशन में म्यूटेशन हुआ है उसी जनरेशन में। और आपका जायगोटिक म्यूटेशन जो है वो जायगोट जिस जनरेशन का है उसी में दिखेगा। आइए नेक्स्ट में आते हैं। अब आपका यहाँ पे हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ, अब एक अगला बेसिस ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, एकदम क्लियर करिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन कैसे हो रहा है, इसकी उत्पत्ति यानी म्यूटेशन। पहले म्यूटेशन है क्या, थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं कि आपको पता है कि नहीं है। तो म्यूटेशन क्या है, क्लियर करिएगा। ऐसे म्यूटेशन का डिफिनेशन बोला जाता है कि म्यूटेशन जो होता है वो परमानेंट होता है। म्यूटेशन क्या होता है, तो परमानेंट होता है। जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन आपको पहले बता रहे। म्यूटेशन के विषय में बोला जाता है कि म्यूटेशन जो होता है ये परमानेंट होता है, क्लियर, परमानेंट होता है, प्लस हेरिटेबल होता है। हेरिटेबल का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना चाहिए। लेकिन ये हेरिटेबल का बात यदि कर रहा है तो ये आपका गैमेटिक म्यूटेशन का बात कर रहा है। ये बात आप याद रखिएगा। सोमेटिक म्यूटेशन भी होता है लेकिन सोमेटिक म्यूटेशन हेरिटेबल नहीं होता है। आपके सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हुआ तो वो आप ही तक लिमिटेड है, लेकिन यदि गैमेटिक म्यूटेशन है तब जाकर के वो एक जनरेशन से दूसरे, क्योंकि गैमेट ही है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले आता है। तो यदि आपको कोई बोले कि म्यूटेशन क्या है तो बोलना परमानेंट है और हेरिटेबल है। हेरिटेबल का मतलब हो गया कि फ्लो ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वो म्यूटेटेड एलील जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, इसका मतलब वो गैमेटिक म्यूटेशन का बात बोला। तो म्यूटेशन परमानेंट होगा और हेरिटेबल होगा, ये एकदम क्लियर रखिएगा। म्यूटेशन टर्म एंड थ्योरी दोनों ह्यूगो डेविस दिया है, ये भी क्वेश्चन है। और म्यूटेशन परमानेंट एंड हेरिटेबल, लेकिन हेरिटेबल यदि बात बोलेगा तो 3 टाइप का सेल के बेसिस में म्यूटेशन था, एक सोमेटिक, एक गैमेटिक, एक जायगोटिक। इसमें हेरिटेबल कौन है, गैमेटिक। यदि गैमेटिक म्यूटेशन है तो वो जिस जनरेशन में म्यूटेशन हुआ उस जनरेशन में दिखेगा या आने वाले जनरेशन, आने वाला जनरेशन वाला हेरिटेबल हो गया, क्लियर हो गया। तो आपके म्यूटेशन में हेरिटेबल म्यूटेशन का चर्चा किया गया, लेकिन नॉन हेरिटेबल भी म्यूटेशन होता है जो सोमेटिक म्यूटेशन कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आइए, तो ये परमानेंट होगा। और म्यूटेशन से क्या होता है ना कि जीन चेंज हो जाता है।
क्या चेंज होता है? जीन चेंज होता है। जैसे आपका यहाँ पे यदि सपोज दैट यहाँ पे जीन का क्या होगा कि चेंजिंग हो जाएगा, उसमें आपका म्यूटेशन हो जाए। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपका लिखा हुआ था ABC, सपोज दैट ABC कॉम्बिनेशन एक जीन है, तो अब इसमें म्यूटेशन होगा तो ऐसा हो जाए कि B के जगह पे C आ जाए और C के जगह पे B चला जाए, तो अब ये प्रोनाउंसिएशन आपका ACB हो गया। लेकिन जीन आप कैसे पढ़ रहे थे? ABC। तो ये जो सीक्वेंस था, ये ABC सीक्वेंस था, तो ये एक नॉर्मल जीन था, लेकिन इसी को आप क्या कर दिए कि चेंज कर दिए। तो चेंज कर दिए तो ये क्या हो गया कि ये अब म्यूटेशन हो गया। अब तुम इसको ABC नहीं बोल करके ACB बोल रहे हो, तो ये जो चेंजिंग होता है जिसके कारण की कैरेक्टर चेंज कर जाएगा, क्या चेंज कर जाएगा? कैरेक्टर। तो उसी को आप लोग बोलते हैं म्यूटेशन। जो भी चेंजिंग होगा, आगे हम आपको देखेंगे क्रोमोसोमल लेवल पे भी या जीन लेवल पे भी। यहाँ पे जीन लेवल पे बात कर दिया कि एक यदि आप ABC लिखे हो एक सीक्वेंस और तुम इसको यदि उल्टा पुल्टा कर देते हो तो ये जीन क्या करेगा? चेंज हो जाएगा, और ये जो चेंजिंग होगी यही आपको क्या करेगा? म्यूटेशन। ये जीन लेवल पे चेंजिंग है, क्रोमोसोमल लेवल पे भी आपको चेंजिंग दिखाएंगे, वो भी म्यूटेशन होता है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन, यानी म्यूटेशन ऑरिजिनेट कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होता है। तो सबसे पहले म्यूटेशन काउज कराने वाला जो एजेंट होगा वो कहलाएगा म्यूटा, और ETION को हटा के जेन लगा दिए तो क्या कहलाएगा? म्यूटाजिन। तो म्यूटेशन जो काउज करवाएगा वो क्या कहलाएगा? म्यूटाजिन। तो आपको बोलेगा म्यूटेशन कौन काउज कराएगा? तो म्यूटाजिन काउज करवाएगा। अभी मैं बताया था सेल के बेसिस पे, अब आ रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन। तो कुछ म्यूटेशन होगा जो अपने आप हो जाएगा, स्वतः होगा, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो कि स्वतः होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें म्यूटाजिन क्या है, उसमें म्यूटाजिन क्या आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप हो गया म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से जनरली कैंसर हो जाता है, म्यूटेशन से जनरली क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको म्यूटेशन पता भी नहीं चलेगा, तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया। वो कौन सा हो गया? स्पॉन्टेनियस। और आप यदि कोई केमिकल डाल करके, और इस सीक्वेंस जैसे अभी आपने लिखा था ABC, अब इस सीक्वेंस को केमिकल डाल करके यदि आप चेंज कर दीजिएगा तो ये आपका नोइंग हो गया। ये क्या हो गया? नोइंग। अब आप बोल सकते हो जैसे इसमें मैंने X केमिकल दिया और इसका जो जीन था उसका पैटर्न चेंज कर दिया, तो ये जो म्यूटेशन हो गया ये तो आपने जानबूझ करके करवाया है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? इंड्यूस म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का। एक हो गया इंड्यूस, जिसको तुम जानबूझ करके करवाए हो, वो इंड्यूस कहलाएगा। इसमें म्यूटाजेन का नेचर पता होगा, म्यूटाजेन पता होगा किसमें? इंड्यूस में। और जो स्वतः अपने आप हो गया, कहीं गए वहां पे तुमको म्यूटेशन हो गया, तो उसमें म्यूटाजेन पता नहीं होता है। तो यानी ऑरिजिन जो हुआ है स्वतः हो गया तो स्पॉन्टेनियस, और जानबूझ के कराए थे इंड्यूस। किसमें म्यूटाजेन पता होता है? इंड्यूस वाले में म्यूटाजेन पता होता है, और स्पॉन्टेनियस वाले में म्यूटाजेन पता नहीं होता है। तो इस तरीके से म्यूटेशन दूसरा बेसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे। और वो दो टाइप का हो गया, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। जानबूझ के कौन करवाएगा? इंड्यूस। किसमें म्यूटाजेन पता होगा? इंड्यूस में। किसमें पता नहीं होगा? स्पॉन्टेनियस में। जो अपने आप हो गया वो स्पॉन्टेनियस। अच्छा बोले म्यूटेशन कैसा है? हेरिटेबल या नॉन हेरिटेबल? हेरिटेबल। डिफिनेशन के हिसाब से। और कैसा होगा? परमानेंट, यानी चेंज हो गया तो फिर वो बदलेगा नहीं, तो परमानेंट भी होगा और हेरिटेबल भी होगा। टर्म किसने दिया? ह्यूगो डुबेस ने। और थ्योरी किसने दिया? ह्यूगो डुबेस ने दिया। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फिजिक्स में भी आप पढ़े होइएगा, फिजिक्स में वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आप पढ़े। तो यहां पे मैग्नीट्यूड का मतलब होगा कि उसका इफेक्ट, जो म्यूटेशन हुआ है उसका इफेक्ट क्या है, वो कैसा प्रभाव डाल रहा है, किस तरीके का इफेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। पहला बेसिस था सेल, दूसरा बेसिस था ओरिजिन, तीसरा बेसिस है मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो कि मेरे पास में नेचर में शुरू से सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास में एक्स जीन है। कैसा जीन है? अब इसी में म्यूटेशन होगा। अब ये एक्स जीन है, इसी में म्यूटेशन होगा, और उसके बाद इसमें जो चेंजिंग होगा तो उस चेंजिंग को इसके ऊपर इफेक्ट दिखेंगे। तो सपोज जैसे ये एक्स जीन है,
तो इस एक्स जीन में म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने के बाद ये ब्लू कलर का हो गया था। ये ब्लैक वाला कैप, इसमें म्यूटेशन हुआ और इस तरीके का ये ब्लू वाला कैप बन गया। देखिए चेंज हो गया, चेंज हो गया, म्यूटेशन हुआ। ये आपका पहले से नेचर में प्रेजेंट था, ब्लैक कलर का कैप, ब्लैक आई का जीन, ये पहले से नेचर में प्रेजेंट था। इस जगह पे स्पॉन्टेनियसली कुछ चेंजिंग हुआ, कुछ चेंजिंग हुआ। ये जो ब्लैक कलर का जो कैप था ये म्यूटेट होकर के ये ब्लू कलर का कैप हो गया, उसी जगह पे, उसी पोजीशन पे, उसी लोकेशन पे, उसी क्रोमोसोम पे। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये ब्लैक वाला नेचर में और कहीं होगा, ये ब्लू वाला नया आया, तो ये ब्लैक और ब्लू का क्रोमोसोम नंबर सेम है 1-1। इसका अल्टरनेट फॉर्म ये हो गया, ये भी आई का है, ये भी आई का है, क्योंकि पोजीशन सेम है, लोकेशन सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, अल्टरनेट हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, एलील हो गया, ये दोनों आपस में। अब इस दोनों का इंटरेक्शन देखेंगे। अब इंटरेक्शन क्या देखेंगे, ये जो पहले से था एलील और ये जो बाद में म्यूटेशन के बाद एलील बना, ये एलील इसको दबा देता है क्या। ये यदि ब्लैक वाला आई ला रहा था और म्यूटेशन के कारण ये ब्लू वाला हो गया, और किसी ऑर्गेनिज्म में ब्लैक ब्लू एक साथ गया और बच्चे में यदि ब्लू कलर का आई आ रहा है, तो इसका मतलब म्यूटेशन के बाद जो एलील ब्लू बना है वो डोमिनेंट हो गया ये वाइल्ड वाले पे, पुराने वाले पे। वाइल्ड या ओल्ड करिए, ओल्ड को ही वाइल्ड बोलते हैं। तो ओल्ड वाले पे डोमिनेंट हो गया, ब्लैक वाला आई दबा और ब्लू कलर का आई आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये जो म्यूटेशन हो गया ये डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया। यानी म्यूटेशन के बाद यदि आपका शुरू से जो था वो ब्लैक कलर का जीन था, अब इसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने के बाद ये ब्लैक कलर का था, ये ब्लैक कलर का था। अब इसी क्रोमोसोम पे ये ब्लैक कलर का जो आपका आई का जीन था, ये आई का जीन था, ये ब्लैक कलर, ये 1 नंबर क्रोमोसोम, इस पे साफ साफ लिख रहा हूं, ये ब्लैक कलर का आई का जीन था, ब्लैक कलर का आई का जीन था नेचर में पहले से। तो जो नेचर में जो पहले से जीन होता है उसको वाइल्ड टाइप बोलते हैं। कौन सा टाइप बोलते हैं, वाइल्ड टाइप बोलते हैं, ये वाइल्ड टाइप। अब इसी जगह पे म्यूटेशन हुआ, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, अपने आप म्यूटेशन हो गया। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने के बाद ये क्रोमोसोम 1 नंबर है तो ये भी 1 नंबर है, केवल ये ब्लैक के जगह पे यहां पे म्यूटेशन होकर के ये आ गया ब्लू। अब एक ही ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड है तो 2 अल्टरनेट फॉर्म आ गए, 2 अल्टरनेट फॉर्म आ गया, 2 अल्टरनेट फॉर्म एक ऑर्गेनिज्म में आ गया। अब 2 अल्टरनेट फॉर्म आ गया, एक ब्लैक एक ब्लू। तो एक ब्लैक और ब्लू, तो वाइल्ड कौन है, जो पहले से है वो ब्लैक वाला हो गया वाइल्ड, ये ओल्ड वाला हो गया। और इसमें म्यूटेशन हुआ तो वो ब्लू हो गया। अब ये ब्लू वाला जो हो गया ये सेम पोजीशन, सेम लोकेशन, सेम क्रोमोसोम पे आया तो एक ही जीन का एलील हो गया, यानी इसका अल्टरनेट फॉर्म हो गया जीन का, एक ब्लैक हो गया एलील, एक ब्लू एलील हो गया। तो इसका मतलब होगा कि अब जब ये हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन इसका बनाएंगे तब इफेक्ट हम लोग चेक करेंगे कि ब्लैक वाला एलील एक्सप्रेस कर पा रहा है या ब्लू वाला एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम देखें क्या ये जो न्यू वाला म्यूटेटेड बना है ये न्यू बना है, और जो वाइल्ड वाला है ये ओल्ड वाला है। ये वाइल्ड लिख दिया, ये वाइल्ड जो पहले से है ये ओल्ड वाला है। तो ये अब जब दोनों हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में आया, यानी वाइल्ड वाला और म्यूटेटेड एलील, वाइल्ड वाला और म्यूटेटेड एलील जब आपके कॉम्बिनेशन में आए तो आपका जो फिनोटाइप आ रहा है वो ब्लू टाइप का आ रहा है। तो ब्लू टाइप का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो म्यूटेटेड एलील है वो वाइल्ड वाले एलील को क्या किया, दबा दिया। और दबा दिया तो इसका मतलब म्यूटेटेड एलील जो ब्लू वाला वो डोमिनेंट हो गया, और जो पहले से आपका ब्लैक वाला था वो रिसेसिव हो गया। तो इसका मतलब ये आपका जो ब्लू वाला आया ये डोमिनेंट म्यूटेशन से आया। तो डोमिनेंट म्यूटेशन किसको बोलेंगे, तो डोमिनेंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जो वाइल्ड वाले के कैरेक्टर को क्या करे, दबा दे। तो वाइल्ड वाला मतलब जो पहले से नेचर में था, तो ब्लैक वाला पहले से था, उसी जगह पे म्यूटेशन हो गया तो ब्लू वाला आ गया। और ये दोनों चूंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है और
सेम पोजीशन पे ये आपका अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट है, तो ये दोनों सेम जीन का ही होगा, लेकिन अल्टरनेट फॉर्म में से करके एलील कहलाएगा। लेकिन ये जो म्यूटेशन हुआ है ब्लैक वाले में और जो ब्लू एलील बना है, वो ब्लू एलील हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में, यानी हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्लू दो डिफरेंट कलर हो गए तो हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में ब्लैक वाले को दबा दिया है, ओल्ड वाले को दबा दिया है, नेचर वाले को दबा दिया है, वाइल्ड वाले को दबा दिया, इसलिए ये जो म्यूटेशन हुआ ये डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाएगा। को दिक्कत? तो डोमिनेंट म्यूटेशन। अब इसी को रेसेसिव कर दो, यदि नहीं दबा पाता, ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है, अब नहीं दबा पाता तो नहीं दबा पाता तो इसका मतलब क्या होता कि ब्लैक ब्लैक ही एक्सप्रेस हो जाता और ब्लू वाला अपना कैरेक्टर लेके नहीं आ पाता, तो ये कैसा म्यूटेशन कहलाता? तो रेसेसिव म्यूटेशन। नहीं समझ में आया? ये रेसेसिव म्यूटेशन कब कहलाया? जब म्यूटेटेड एलील वाइल्ड एलील को दबा नहीं पाया तो वो कैसा म्यूटेशन कहलाया? रेसेसिव म्यूटेशन कहलाया। यदि दबा देता वाइल्ड वाले को तो डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाता। तो इसका मतलब यहां पे ध्यान से रखिएगा, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड, यदि वाइल्ड वाले को दबा दे कौन? म्यूटेटेड एलील, तो वो कैसा म्यूटेशन कहलाएगा? डोमिनेंट म्यूटेशन। डोमिनेंट म्यूटेशन, डोमिनेंट म्यूटेशन, ये डोमिनेंट म्यूटेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? तो वाइल्ड वाला दब जाए किससे? म्यूटेटेड एलील से। यानी म्यूटेटेड क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया एलील, और जो वाइल्ड वाला एलील था वो क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। तो इसका मतलब म्यूटेटेड एलील यदि वाइल्ड वाले को दबा दिया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। आप देखिए इधर इधर दो गो है, इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो म्यूटेटेड एलील का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। तो म्यूटेटेड एलील यदि वाइल्ड वाले को दबा दिया, नेचुरल एलील को दबा दिया, तो इसलिए करके इसको डोमिनेंट म्यूटेशन बोलेंगे। दूसरा हो जाएगा रेसेसिव म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? रेसेसिव म्यूटेशन। ध्यान से देखिएगा, तो रेसेसिव म्यूटेशन में फिर वही बात कि वाइल्ड वाला का अब मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, और रेसेसिव ये जो म्यूटेटेड एलील है जो आप म्यूटेशन से बनाए हो, म्यूटेटेड एलील जो बनाए हो, ये म्यूटेटेड एलील का मैग्नीट्यूड कम हो जाए, तो वाइल्ड वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जो म्यूटेट होकर के आया तो उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो ये इसका मतलब म्यूटेटेड एलील वाइल्ड वाले को दबा नहीं पाया, तो ये जो म्यूटेशन हुआ ये कैसा म्यूटेशन कहलाएगा? रेसेसिव म्यूटेशन। तो डाउट नहीं है। आप यदि ये ए एलील था पहले से नेचर में और अब म्यूटेट होकर के ये ए प्राइम एलील बना, और ये भी यदि एक्स कैरेक्टर को ला रहा है और ये भी यदि एक्स कैरेक्टर को लेकर के आ रहा है, यानी कैपिटल ए भी एक्स कैरेक्टर ला रहा है और ए प्राइम जो म्यूटेटेड हुआ अब इसमें चेंजिंग किए तो ए प्राइम कर दिए, ये भी एक्स कैरेक्टर को लेके आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये जो म्यूटेशन हुआ ये आइसो एलीलिक हो गया। आइसो मतलब क्या हो गया? सेम, यानी म्यूटेशन के बाद भी जो एलील बना है उसके कारण कोई कैरेक्टर में चेंजिंग नहीं आया, वाइल्ड वाला ही कैरेक्टर लेके आ गया, तो इसको बोलते हैं आइसो एलीलिक म्यूटेशन। आइसो एलीलिक। अब यहां पे पकड़िएगा, आइसो मतलब सेम, यानी म्यूटेशन के बाद सेम टाइप का एलील बन गया, यानी ए जो था वो एक्स कैरेक्टर को ही ले रहा था और ए प्राइम भी बना तो वो भी एक्स कैरेक्टर को लेकर के आया। इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं आइसो एलीलिक म्यूटेशन। यदि म्यूटेटेड एलील यदि ये वाइल्ड वाले को यानी नेचुरल एलील को यदि दबा दे, म्यूटेटेड एलील यदि नेचुरल वाले को दबा दे, ये कैसा म्यूटेशन कहलाएगा? डोमिनेंट म्यूटेशन। यदि म्यूटेटेड एलील वाइल्ड वाले को नहीं दबा पाए, वाइल्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए, तो कैसा म्यूटेशन कहलाएगा? रेसेसिव म्यूटेशन। यदि वाइल्ड वाले में म्यूटेशन हो और जो म्यूटेटेड एलील आए, ये जो म्यूटेटेड एलील आए, इसका फिनोटाइप और इसका फिनोटाइप दोनों यदि सेम है तो इसका मतलब कैसा म्यूटेशन है? आइसो एलीलिक म्यूटेशन है। कोई डाउट इसमें? आइसो एलीलिक म्यूटेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे आपका आ रहा है, अभी आप यहाँ पे बोलिएगा लीथल म्यूटेशन। अब नाम से पता चला लीथल मतलब मार देने वाला, एकदम दिमाग में रखिएगा, लीथल का मतलब मार देने वाला। आप यदि बोलते लीथल म्यूटेशन तो लीथल म्यूटेशन बड़ा क्लियर है। यदि सपोज दैट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम आपके लिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे नेचर में, एकदम क्लियर करिएगा, नेचर में जैसे सपोज दैट नेचर में यहां पे आपके पास में आइए, एकदम क्लियर करते हैं। ह्यूमन बीइंग के केस में ऑर्गेनिज्म 2n है कि n है?
2n है। एक टाइप के कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 क्रोमोसोम होंगे। ये दोनों देखिए एक टाइप के क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? अब ये जो दोनों एक टाइप का क्रोमोसोम है तो क्लियर रखिएगा। अब ये मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन का HbA का जीन है, नेचर में पहले से था, तो सबके पास HbA था, तो जितने भी ह्यूमन बींग थे उसमें HbA पेयर में रहता था। अब किसी कारण से साउथ अफ्रीका में इस HbA का जो जीन था इसमें म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन जब हो गया तो ये जो ब्लैक कलर का कैप यहां है और यहां है, तो इसमें म्यूटेशन हो गया, सेम पोजीशन सेम लोकेशन पे। तो म्यूटेशन के कारण क्या हुआ कि उसका कलर ब्लू हो गया और ये अब हो गया HbS। तो पहले क्या कॉम्बिनेशन था? तो पहले कॉम्बिनेशन आपके पास में था HbA और HbA, जो कि कैरी करता था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता था, ये HbA। लेकिन यहीं पे म्यूटेशन हो गया, ये हो गया HbA और HbS। ये आपका कैरी करता था, ये जो HbA है ये आपका कैरी करता था, ये HbA कैरी करता था केवल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन केवल कैरी करता था। तो इसके कारण यहाँ पे कंडीशन क्या था कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता था, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग जिंदा था। लेकिन यदि इस इंडिविजुअल को यदि मलेरिया होता था और मलेरिया का दवाई पहले बना हुआ नहीं था, इससे आपसे बढ़िया एग्जांपल कौन समझ सकता है? अभी जैसे कोविड-19 के साथ में हो रहा है, कोई मेडिसिन बना हुआ नहीं है, इससे के पेशेंट इसमें मर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि शुरू में ये जो आपका मलेरिया था इसके कारण भी बहुत सारे पेशेंट मरते थे, क्योंकि उस समय मेडिसिन नहीं बना हुआ था। लेकिन नेचर ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में जो HbA और HbA का जीन था उसमें म्यूटेशन करवा दिया नेचर। ह्यूमन बीइंग उस समय तक कोई काम नहीं कर पाया था, नेचर म्यूटेशन करवा दिया, तो HbA को कन्वर्ट कर दिया था HbS में। तो इसके कारण क्या हो गया? तो HbA की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन कैरी करने का और HbS की प्रॉपर्टी आ गई मलेरियल रेजिस्टेंसी। कौन सा रेजिस्टेंसी? तो मलेरियल रेजिस्टेंसी। HbS का रीजन हो गया मलेरियल रेजिस्टेंसी, ये मलेरियल रेजिस्टेंसी हो गया। अब ये इंडिविजुअल जो है मलेरिया यदि होगा तो नहीं मरेगा, यानी नेचर खुद कंट्रोल कर दिया, ना तो पॉपुलेशन आराम से कंट्रोल हो रहा था। लेकिन नेचर देखा कि नहीं, ऐसे में तो पूरी जो स्पेसीज है वो विलुप्त हो जाएगा, इसलिए करके उन्होंने कुछ अपना क्या क्या म्यूटेशन दिया, और म्यूटेशन के कारण HbA जो है म्यूटेटेड होकर HbS हो गया। और ये HbA का काम है ऑक्सीजन कैरी करना और HbS का काम है मलेरिया रेजिस्टेंसी। तो ये यदि दो एलील होगा तो ये सेम पोजीशन सेम लोकेशन सेम क्रोमोसोम पे होगा। जैसे ये पहले से HbA था, इसी जगह पे म्यूटेशन होती है HbS बन गया, तो HbS अपना काम करेगा मलेरिया रेजिस्टेंसी का और HbA अपना काम करेगा ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीजन कैरी हो रहा है तो इंसान ऑक्सीजन लेकर के जिंदा रहता है, जैसे वो जिंदा है, और HbS से मलेरिया रेजिस्टेंसी हो गया तो मलेरिया के कारण डेथ नहीं होगा। ये इसका मतलब HbA भी एक्सप्रेस कर रहा है और HbS भी एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये कोडोमिनेंसी का केस हो गया, दोनों एलील एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसी को सिकल सेल एनीमिया बोलते थे। तो सिकल सेल एनीमिया भी क्या शो करता है? कोडोमिनेंसी, और इसको बेस्ट बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। अब इसी में यदि HbH HbS कॉम्बिनेशन हो जाए, इसी में यदि आपका कॉम्बिनेशन HbS और HbS का हो जाए, अब ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए HbS और HbS, तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, क्योंकि HbS है तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, ये केवल क्या करेगा? मलेरिया रेजिस्टेंसी। तो पहले भैया ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो आप तो जिंदा ही नहीं रहेगा, रेजिस्टेंसी लेके करिए क्या? तो इसके कारण क्या होगा? ये जो इंडिविजुअल होगा ये मर जाएगा। तो ये म्यूटेशन को कैसा म्यूटेशन बना है? लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन में क्या होगा? इंडिविजुअल का डेथ हो जाए, मतलब वैसा म्यूटेशन हो जाए जिसके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, तो म्यूटेशन क्या कराएगा? लीथल म्यूटेशन। मैं एकदम क्लियर किया, कहीं भी अल्टरनेट फॉर्म यदि किसी जीन का आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि उसके जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो रहा है और उसी पोजीशन पे अल्टरनेट बन रहा है। जैसे पहले नेचर में HbA और HbA ही था, ध्यान से देखिएगा, ये एकदम देखिए सेम क्रोमोसोम आपको दिख रहा होगा, एकदम सेम, कहीं भी आपको इसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। दोनों ब्लैक कलर का है, दोनों का मॉर्फोलॉजी सेम है, दोनों आपको सेम दिखेगा, 100% सेम। यदि ये HbA का जीन है
तो ये 1 नंबर क्रोमोसोम है, तो ये भी एक ही नंबर क्रोमोसोम होगा, उसी पोजीशन पे ये HBA का जीन है, तो पोजीशन भी सेम हो गया, लोकेशन भी सेम हो गया और क्रोमोसोम का नंबर भी सेम हो गया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि नेचर में पहले HBA जीन था, लेकिन मलेरिया साउथ अफ्रीका में ज्यादा होने के कारण ये जो HBA का जीन है इसमें म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन हो गया तो ये जो HBA का जीन है ये कन्वर्ट कर गया HBS में। अब देखिए ये HBS और HBA ये आपका सेम पोजीशन पे हो गया, सेम लोकेशन पे हो गया, सेम क्रोमोसोम पे हो गया, सेम पोजीशन पे हो गया, सेम लोकेशन पे हो गया, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। ये ऑक्सीजन कैरी करेगा और ये आपका मलेरिया से रेजिस्टेंसी देगा, आप दोनों एक साथ एक्सप्रेस करेगा, इसे कोडोमिनेंसी कहलाएगा। और यहां पे केस क्या हो गया, यदि और म्यूटेशन हो जाता, इसमें और म्यूटेशन हो जाता तो एक कैरेक्टर के 3 एलील हो जाते। अभी तक तो 2 एलील है, एक ब्लैक एक ब्लू और एक रेड वाला भी यदि सपोज दैट यहाँ पे आ जाता तो एक ही कैरेक्टर के 3 एलील होते, लेकिन एक इंडिविजुअल में तो मैक्सिमम 2 ही एलील दिख सकता है। तो इसलिए करके मल्टीपल एलिलिज्म का जो केस हम लोग बात करते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म का केस जो बोलते हैं, ये भी ये जो मल्टीपल एलील बनता है ये भी म्यूटेशन से बनता है। ये क्या हुआ, एक बार म्यूटेशन हुआ तो एक एलील बन गया, फिर उसी जगह पे दूसरा म्यूटेशन होता तो रेड कलर का आता तो वो आपका दूसरा एलील बनता। तो जैसे मल्टीपल एलिलिज्म में एबीओ ब्लड ग्रुप का IA, IB और I, इसका मतलब होगा कि पहले इस तीनों में से कोई एक रहा होगा और उसी में म्यूटेशन हो करके क्या हुआ कि चेंज हो करके अलग अलग एलील बन गया। लेकिन एक इंडिविजुअल में तो एक ही दो मतलब मैक्सिमम 2 एलील हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल में 2 एलील हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है वो 2n का है, तो 2n का है तो या तो हमारे पास में IA और IA होगा, या क्या हो सकता है तो IA और I हो सकता है, या क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन करिए IB और I हो सकता है, या क्या हो सकता है तो IB और IB हो सकता है, और क्या हो सकता है तो IA और IB हो सकता है। तो ये आपके पास में एक मतलब आपके पास में 2 ही एलील मैक्सिमम हो सकता है। अब वो 2 एलील मैक्सिमम होता तो सेम टाइप का भी एलील हो सकता है, या डिफरेंट टाइप के एलील हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एलील हो सकते हैं, या आपका सेम टाइप का एलील हो सकता है एक II। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम यदि टाइप्स ऑफ द एलील का बात करो तो आपका 2 ही टाइप का एलील मैक्सिमम किसी इंडिविजुअल में दिखेगा। जैसे यदि तुम ये वाला IA और A है तो A होकर के A ब्लड ग्रुप हो गया, फिर यहाँ A है ये A ब्लड ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पे आपके पास में IBI है तो B है तो B ब्लड ग्रुप हो गया, फिर ये BB है तो B ब्लड ग्रुप हो गया, फिर A और B दोनों है और दोनों कोडोमिनेंसी से होता तो AB ब्लड ग्रुप हो गया, और कुछ नहीं है तो ये O ब्लड ग्रुप हो गया। तो अभी यदि आपको यदि पूछा जाएगा तो आप मैक्सिमम 2 ही टाइप का एलील किसी इंडिविजुअल में देख सकते हैं, मैक्सिमम 2 टाइप का। जैसे B ब्लड ग्रुप में IBI में 2 एलील देखोगे IB और I, तीसरा एलील A दिखेगा ही नहीं। यदि आप A ब्लड ग्रुप का बात बोलोगे तो उसमें भी हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन में IA और I में आपका 2 ही एलील दिखेगा, तीसरा एलील दिखेगा ही नहीं। लेकिन इस पॉपुलेशन को यदि हम लोग देख ले तो A भी दिख जाएगा, I भी दिख जाएगा और IB भी दिख जाएगा, यानी तीनों टाइप का एलील यदि हमको देखना पड़ेगा तो कहां देखेंगे, पॉपुलेशन में देखेंगे। तो यदि आपको बोलेगा कि मल्टीपल एलिलिज्म, तो वो एलिलिज्म है, मल्टीपल मतलब मेनी हो गया, एलिलिज्म मतलब एलील हो गया। तो जब 2 से ज्यादा एलील होगा किसी जीन का तो क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म, और एबीओ ब्लड ग्रुप में मिलेगा। 2 से ज्यादा यदि एलील होगा तो मल्टीपल एलिलिज्म और एबीओ ब्लड ग्रुप में मिलेगा। तो IA, IB और I यदि ये मल्टीपल एलील है तो इसको इंडिविजुअल में खोज पाओगे या पॉपुलेशन में खोजोगे, तो पॉपुलेशन में, क्योंकि इंडिविजुअल में मैक्सिमम 2 ही टाइप का होगा। तो एक बार और साफ लिखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, यदि आप ये इंडिविजुअल में खोजने लगोगे तो ए ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप संभव हैं। एक जीनोटाइप होगा IA और IA। अब यहाँ पे एक ही टाइप का एलील है, दोनों सेम है, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, तो तुमको तो इस इंडिविजुअल में एक ही टाइप का एलील दिखेगा। फिर यदि आप इसका हेटेरोजाइगस करोगे तो IA और I, अब ये IA एक एलील हो गया और I दूसरा एलील हो गया, तो आपको 2 ही एलील दिखा। इस इंडिविजुअल में या तो एक एलील दिखेगा A
यानी तो ये दूसरा इंडिविजुअल होगा तो आई तो आपको 2 एलील दिखा। फिर बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें आपका 2 जीनोटाइप संभव है, आई बी और यानी तो आई बी और आई। अब इस इंडिविजुअल बी ब्लड ग्रुप में यदि जिसका हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगा उसमें 2 एलील दिखेगा, होमोजाइगस में तो एक ही एलील दिखेगा, यानी मैक्सिमम आप 2 ही टाइप देख रहे हैं। अब जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है, अब इसमें यदि एलील देखोगे तो 2 टाइप का ही एलील दिख रहा है, ए और बी टाइप, तीसरा टाइप तो दिखता ही नहीं किसी में। अब यहां पे यदि तुम बात करो ओ ब्लड ग्रुप का तो आई हो गया, ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया, तो इसमें तो एक ही टाइप का आपका एलील दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमको तीनों एलील दिखे, आई ए आई बी और आई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पॉपुलेशन में देखना होगा। ये देखोगे चाहे ये देखोगे तो ए दिख जाएगा, ये देखोगे तो बी एलील दिख जाएगा, ये देखोगे तो ए और बी दिख जाएगा, और ये देखोगे तो आई दिख जाएगा। तो इसका मतलब हो गया यदि तुम पॉपुलेशन में सर्च करोगे तब मल्टीपल एलिलिज्म मिलेगा, यदि तुम पॉपुलेशन में सर्च नहीं करोगे, एक इंडिविजुअल में देखोगे तो मैक्सिमम 2 ही टाइप का एलील मिलेगा। तो मल्टीपल एलिलिज्म के लिए पॉपुलेशन में सर्च कीजिए, यानी सेम स्पेसिस के डिफरेंट इंडिविजुअल में, तब आपको मल्टीपल एलिलिज्म मिलेगा। और यदि आप एक इंडिविजुअल में देखिएगा तो मैक्सिमम 2 एलील मिलेगा, वो भी हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा तब। होमोजाइगस में तो एक ही मिल जाएगा। ये मल्टीपल, तो ये एलील बना कैसे, तो म्यूटेशन से बना है। एलील कैसे बना है, जैसे ये यदि आपका यहाँ पे ब्लू कैप है और इसमें यदि म्यूटेशन हो जाए तो इसी जगह पे ये ब्लू कैप की जगह ही यही चीज ये ब्लैक हो जाए, ये ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लू के जगह पे ही ब्लैक हो गया, इसका मतलब म्यूटेशन उसी पोजीशन पे होता है, तो इसलिए करके अल्टरनेट फॉर्म आ जाता है, तो उसी को आप लोग बोलते हो एलील। तो ये कंडीशन हो गया। तो बोलेगा मल्टीपल एलिलिज्म कब होगा, मल्टी मतलब मेनी, और एलिलिज्म मतलब एलील, तो यानी कितना से ज्यादा हो तो मल्टीपल बोलोगे, 2 से ज्यादा होगा तब। और यदि ऑर्गेनिज्म जो होता है ह्यूमन बीइंग का, ये केस का हम लोग बात करते तो 2n होता है, तो एक ह्यूमन बीइंग का एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितना एलील देख सकते हो, 2 एलील, वो भी कौन सा कंडीशन, होमो की हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, उस कंडीशन में 2 एलील देख सकते हो। होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में कभी भी 2 एलील आप देख नहीं सकते। तो बोले मल्टीपल एलिलिज्म में ये जो आपका एलील बना है, बहुत सारा एलील एक ही जिन का बना है, ये किससे बना, तो म्यूटेशन से बना। ये किससे बना है, म्यूटेशन से। ये मल्टीपल एलिलिज्म का। अच्छा, लीथल म्यूटेशन समझ गया, वर्ड से पकड़ो, लीथल मतलब मारने वाला, यानी वैसा म्यूटेशन हुआ जिसके कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनिज्म मर गया, जैसे HBS और HBS, ये क्यों मर गया, HBS और HBS क्यों मर गया, तो क्योंकि HBS भी मलेरिया रेजिस्टेंसी, HBS भी मलेरिया रेजिस्टेंसी, तो ऑक्सीजन तो कैरी हो ही नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम लोग की तो डेथ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन चाहिए। इसको कौन सा म्यूटेशन बोले, लीथल म्यूटेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड, जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हमने 4 टाइप का म्यूटेशन बता दिया। एक बता दिया डोमिनेंट म्यूटेशन, जिसमें म्यूटेटेड एलील डोमिनेंट हो जाएगा किस पे, वाइल्ड पे। एक रेसेसिव म्यूटेशन, जिसमें म्यूटेटेड एलील आपका डोमिनेंट नहीं हो पाएगा वाइल्ड पे, वाइल्ड डोमिनेंट हो जाएगा किस पे, म्यूटेटेड पे, तो वो रेसेसिव म्यूटेशन। यदि सेम टाइप का म्यूटेशन के बाद जो एलील बना, ए म्यूटेट होकर के ए प्राइम बना, ये भी एक्स एक्सप्रेस कर रहा है और ये भी एक्सप्रेस कर रहा है, ये आइसो, सेम एक्सप्रेशन है तो आइसो, और ये म्यूटेशन से बना तो एलील, तो आइसो एलिलिक म्यूटेशन। और यदि वैसा म्यूटेशन जिसके कॉम्बिनेशन से डेथ हो जाए, जैसे HBS और HBS, इसके कॉम्बिनेशन से डेथ हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, लीथल। लीथल मतलब एक ही लाइन में हो जाएगा, मार देने वाला, इसको बोलते हैं लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन मतलब मार देने वाला। आइए नेक्स्ट में आते हैं, ये हो गया म्यूटेशन। अच्छा, बोले म्यूटेशन परमानेंट होगा या टेम्पोररी होगा, तो परमानेंट होगा, क्योंकि डिफिनेशन में आया हुआ है तो परमानेंट कर दिए, वो चेंज नहीं होगा। और हेरिटेबल होगा कि नॉन हेरिटेबल, हेरिटेबल होगा, लेकिन नॉन हेरिटेबल भी हो सकता है। सोमेटिक म्यूटेशन नॉन हेरिटेबल होता है, लेकिन डिफिनेशन में लिखा रहता है हेरिटेबल, इसलिए मैंने कर दिया हेरिटेबल, ताकि कुछ समझाने में आपको गलती नहीं हो। अब बोले म्यूटेशन कैसा होता है, हेरिटेबल होता है, लेकिन सोमेटिक म्यूटेशन हेरिटेबल नहीं होता। यदि किसी को सोमेटिक सेल का कैंसर है तो वो उसके आने वाले जनरेशन में म्यूटेशन नहीं होगा, लेकिन किसी को गैमेटिक सेल का कैंसर यदि है तो उसके आने वाले जनरेशन में ही कैंसर होगा। क्लियर हो गया फिर? ये 2 टाइप का म्यूटेशन मेनली होता है। अब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसलिए करके आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करिएगा, इसी जगह पे आपके सारे कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये जो आप म्यूटेशन होता है, ये 2 टाइप का म्यूटेशन होता है। एक होता है जीन के लेवल पे, तो जीन के लेवल पे जीन म्यूटेशन,
और एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक हो गया जीन के लेवल पे म्यूटेशन, एक हो गया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन ये ध्यान से रखिएगा, एकदम ध्यान से, कहीं आप गड़बड़ मत करिएगा। हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं। सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होंगे, यानी जीन कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे। तो इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होंगे और उस क्रोमोसोम पे उस जीन का जो पोजीशन होगा वो फिक्स होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब। तो जो क्रोमोसोम होगा, जो क्रोमोसोम होगा वो आपका क्या होगा? जीन होगा। और ये जो आपका जीन होगा, तो जीन पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है और ये जीन पहले ही आपको डिफाइन कर रखा है कि जीन जो होता है वो बेस का सीक्वेंस होता है। यानी आपका यदि डीएनए का जीन होगा तो डीएनए के जीन पे 4 ही बेस का सीक्वेंस बना सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इसी का सीक्वेंस हम लोग लिख देते हैं AGCTCUG। अब सपोज ये एक जीन मेरा बन गया, ये क्या बन गया? जीन बन गया। अब ये जो सीक्वेंस है ये एक जीन मेरा है, तो ये सीक्वेंस यदि AGCTCUG है, तो ये यदि मान लीजिए कि X कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा रहा है, तो एकदम यही सीक्वेंस होना चाहिए। U है तो U तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका डीएनए है तो AGCT ही होना चाहिए। तो U यहां से हटा लीजिए और U की जगह पे आप T डाल दीजिए, तो AGCTCTG। यदि ये सीक्वेंस यदि आपका बेस का आ रहा है, तो ये बेस का सीक्वेंस यदि X कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है और इसमें यदि आप कोई भी चेंजिंग कर दीजिए, तो ये कौन सा म्यूटेशन कहलाएगा? जीन म्यूटेशन। क्योंकि ये जीन के लेवल पे म्यूटेशन हो गया। यदि आपका कोई भी जीन है तो उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, बेसिस का पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। उस सीक्वेंस में यदि आप कोई भी चेंजिंग कर दीजिए या उस बेस का नेचर बदल दीजिए, सी के जगह पे आप ए ले लीजिए, नेचर बदल दीजिए, या इसके जो आपका पोजीशन है, पोजीशन भी चेंज कर दीजिए, तो भी म्यूटेशन हो जाएगा। यानी कोई भी चेंजिंग, किसी भी टाइप का चेंजिंग यदि इस सीक्वेंस में आप करते हो, सीधा लाइन बोल दिया, किसी भी टाइप का इस सीक्वेंस में चेंजिंग करते हो वो म्यूटेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका म्यूटेशन कहलाता है। तो अब यहाँ पे यदि जीन के लेवल पे म्यूटेशन हुआ तो इसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोम, तो ये तो क्रोमोसोम है, तो जैसे हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग के पास हर एक क्रोमोसोम पेयर में होना चाहिए। अब यदि मान लीजिए किसी कारण से एक क्रोमोसोम घट गया या एक क्रोमोसोम बढ़ गया या कोई पार्ट कट गया, तो ये क्रोमोसोम के लेवल पे हम देख रहे हैं। तो ये जो क्रोमोसोम लेवल पे जो चेंजिंग होगा उसको कैसा म्यूटेशन बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे। उसका टाइप अभी आपको हम पढ़ाएंगे। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होगा? या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज कर जाए या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज कर जाए, तो वो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जैसे 3 नंबर क्रोमोसोम 2 ही होना चाहिए, यदि 3 हो गया तो म्यूटेशन हो गया, या घट गया 1 हो गया तो म्यूटेशन हो गया, या उसका कोई पार्ट टूट गया, कट गया तो स्ट्रक्चर चेंजिंग हो गया तो म्यूटेशन हो गया। तो यानी जो नॉर्मल से यदि आप क्रोमोसोम को चेंज कर देते हैं, चाहे वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज कर दीजिए, चाहे उसका नंबर चेंज कर दीजिए, यदि आप क्रोमोसोम का, जैसे ये क्रोमोसोम था, अब ये वाला पार्ट यहां से काट करके हटा दिए, तो ये पार्ट कट करके हट गया, तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन हो गया। यदि मान लीजिए कि ये जो आपका था, ये आपका 1 नंबर क्रोमोसोम था, तो 1 नंबर क्रोमोसोम आपके पास में 2 ही होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से 3 हो गया, तो ये भी क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया। यानी ये बोल दो कि नॉर्मल से यदि तुम क्रोमोसोम में चेंजिंग कर देते हो वो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और जीन जब बोलोगे तो सीक्वेंस बोलना चाहिए। यदि बेस के सीक्वेंस में यदि तुम कोई भी चेंजिंग कर दोगे, इस बेस के सीक्वेंस में कोई भी चेंजिंग कर दोगे तो वो म्यूटेशन कहलाएगा।
लेकिन कैसा म्यूटेशन? जीन म्यूटेशन। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जीन म्यूटेशन, तो आपको बोला म्यूटेशन अब कितने टाइप का बोला? तो 2 टाइप का। कौन कौन म्यूटेशन? तो एक बोला जीन म्यूटेशन और दूसरा क्या बोला? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्लियर हो गया? तो जीन म्यूटेशन में किसमें चेंजिंग करोगे? सीक्वेंस ऑफ द बेसिस में चेंजिंग करो। ये जो सीक्वेंस ऑफ द बेसिस है, ये जो सीक्वेंस ऑफ द बेसिस, इसमें यदि तुम चेंज कर देते हो तो ये जीन म्यूटेशन कहलाता है। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या करोगे? उसके नंबर को चेंज कर सकते हो। तो नंबर चेंज 2 तरह से होगा, या तो बढ़ा दो या घटा दो, यानी तो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाएगा। अब आइए ध्यान से देखते हैं जीन म्यूटेशन को। हम लोग देखते हैं जीन म्यूटेशन जो होगा, इसमें हम लोग 4 टाइप का जीन म्यूटेशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो 4 टाइप का जीन म्यूटेशन करते हैं। एक मैं करता हूं इनसर्शन, इनसर्शनल म्यूटेशन, इनसर्शनल म्यूटेशन। दूसरा करूंगा डिलीशन, दूसरा क्या करूंगा? डिलीशन, डिलीशन म्यूटेशन, जीनी म्यूटेशन में कर रहा हूं। तीसरा क्या करूंगा? जीरो टाइप म्यूटेशन, जीरो टाइप म्यूटेशन। और चौथा करूंगा इन्वर्सन। और 5वां करूंगा बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस सब्स्टिट्यूशन। क्रोमोसोमल को भी छोड़ देता हूं यहां से, चला जीन पे। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाइएगा। मैं बोला कि जीन म्यूटेशन में 3 टाइप का क्या? इंसर्शनल म्यूटेशन, डिलीशन, जीरो टाइप म्यूटेशन, इन्वर्सन म्यूटेशन, बेस सब्स्टिट्यूशन। वर्ड से पकड़िएगा। इंसर्शन, तो इंसर्शन मतलब इंसर्ट कर देना। इंसर्शन का मतलब इंसर्ट कर देना। इंसर्ट करोगे कोई भी चीज को, यदि जोड़ोगे यानी इंसर्ट किए तो जोड़े हो, तो जोड़े हो तो इसलिए क्या इसको बोलते हैं? पॉजिटिव टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉजिटिव टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कैसे? तो यदि मान लो ये एक डीएनए है, इस डीएनए पे आपका जीन का सीक्वेंस है ए सी जी सी जी टी सी, इसी का कंप्लीमेंट्री इधर होगा। तो ए का कंप्लीमेंट्री, फिर से बता रहा हूं, ए का कंप्लीमेंट्री क्या होता है? तो टी, और टी का कंप्लीमेंट्री ए, जी का कंप्लीमेंट्री सी होता है और सी का कंप्लीमेंट्री जी होता है। ए टी के साथ, ये सब पूरा पढ़ाया हुआ लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और जी जो है सी के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यदि आपका डीएनए के ऊपर, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, एंटी पैरेलल होता है। एक इंड होगा 5 प्राइम तो दूसरा इंड होगा 3 प्राइम, फिर ये इंड होगा 3 प्राइम तो ये इंड होगा 5 प्राइम। यदि आपका एक जीन है जिसका सीक्वेंस ए सी जी सी जी टी सी है, तो ए का कंप्लीमेंट्री यहाँ टी, सी का कंप्लीमेंट्री जी का कंप्लीमेंट्री सी का कंप्लीमेंट्री जी का कंप्लीमेंट्री सी का कंप्लीमेंट्री जी का कंप्लीमेंट्री सी, टी का कंप्लीमेंट्री ए और सी का कंप्लीमेंट्री सी। तो ये एक जीन आपके पास, ये आपके पास जीन हो गया। और ये जो जीन आपके पास हो गया, तो इस जीन का ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस हो, और ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में यदि आप कोई भी चेंजिंग कर देते हो तो वो म्यूटेशन कहलाए। अभी यहाँ पे जीन का सीक्वेंस ए सी जी टी सी, इसी का कंप्लीमेंट्री इधर। अब इसमें कोई भी चेंजिंग करते हो, अब तुम क्या करते हो कि एक बेस पेयर को इसमें इंसर्ट करवा देते हो। तो अभी तुम पढ़ रहे थे ए सी जी टी सी, ये नॉर्मल था, और अब आप इसमें इंसर्ट करवाए। तो अब यदि आप इसमें इंसर्ट करवाते हो तो इंसर्ट करवाने से क्या होगा? अब यहाँ पे मान लो कि मैंने इस पॉइंट पे इंसर्ट करवा दिया किसको? तो टी और ए को इंसर्ट करवा दिया। अब यहाँ पे टी आ गया और इसका कंप्लीमेंट्री ये टी आ गया। ध्यान से दिख रहा होगा आपको? नहीं दिख रहा? आइए तो यहाँ पे बड़ा करके देखते हैं इसको। ये अभी आपका जो जीन का सीक्वेंस था, वो सीक्वेंस आपका था यहाँ पे ए सी जी, ये वाला लिख रहा हूं, फिर ये सी, फिर ये जी, फिर ये टी, ये सी। ये हो गया 5 प्राइम डीएनए का। तो 3 प्राइम अब एंटी पैरेलल करना है, तो 5 पे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 5 प्राइम था तो इधर 3 प्राइम होगा। एंटी पैरेलल करना तो इधर 5 पे तो इधर 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5। ये एंटी पैरेलल, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब ऐसे हो गया, यदि ये आपका इसका हेड इधर है और इसका टेल इधर है और दूसरा स्ट्रैंड माना तो ऐसे उलट दीजिए, इसका हेड
इसके अपोजिट में चला गया और इसका टेल इसके अपोजिट में चला गया। ये एंटी पैरेलल आपका हो गया, यानी आपका एंटी पैरेलल वाला अपोजिट, इधर हेड टू टेल हो गया, इधर हेड टू टेल हो गया, एंटी पैरेलल। यहाँ पे एंटी पैरेलल हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे क्या है, यदि ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी लिख रखा हूं, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, और जी है तो कॉम्प्लीमेंट्री सी, और सी है तो जी, और फिर ये जी है तो सी, टी है तो ए हो जाएगा ए, और सी है तो फिर जी हो जाएगा जी। कोई डाउट नहीं। अभी ये जो कॉन्सेप्ट दिया था यही कॉन्सेप्ट दिया आपको, ये जीन लिखा, ये जीन को यहां पे लिख दिया। अब यहां पे हमको इंसर्शन कराना है, इंसर्शन मतलब इसमें ऐड कर देना, बेस को क्या कर देना, इसमें यदि हम इस जीन में कोई भी चेंजिंग करेंगे, किसी भी टाइप का चेंजिंग करेंगे तो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। तो यानी हम यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं कैसा, तो इंसर्ट करके एक बेस पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम सपोज दैट इस पॉइंट पे बेस इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट कर दिए ए, तो इधर ए किए तो इधर कॉम्प्लीमेंट्री टी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तुम पढ़ पा रहे थे, यहाँ पे जो तुम सीक्वेंस पढ़ पा रहे थे तो वो था ए सी जी सी जी टी सी, यही जीन यहाँ पे था, और आप लेकिन यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो अब ए सी ए पढ़ रहे हैं और यहाँ पढ़ रहे थे ए सी जी, इसका आपने जो इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट किया तो जोड़े हो चीज को, इसलिए इसको कौन सा शिफ्ट बोलोगे, पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट। क्या बोलोगे, पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट, और ये आगे की तरफ होगा, इसको हो गया पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट। तो इसको जब तुम पढ़ रहे हो तो ये पढ़ा रहा है ए सी जी, और यहां पढ़ रहे हो तो ए सी ए, तो ये पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट है कि नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट है, कैसे पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट, तो इंसर्ट किए, इन मतलब अंदर, अब कोई भी चीज किसी में अंदर डालोगे तो पॉजिटिव ही होगा, और यदि निकालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे बेस को इंसर्ट किया और इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो सीक्वेंस को चेंज कर दिया क्या करके, तो बेस को इंसर्ट करके। और यहाँ पे कितना बेस जोड़े हो, एक बेस है कि दो बेस है, दो बेस है, तो यानी बेस पेयर जोड़े हो, क्या जोड़े हो, बेस पेयर। तो यानी एक बेस पेयर जोड़े हो, लेकिन बेस दो है आपका, बेस कितना है, दो, लेकिन एक बेस पेयर ऐड किया। तो यदि एक बेस पेयर पे यदि इस जीन को और इस जीन को देखोगे तो केवल चेंजिंग इस जगह पे तुमको मिलेगा, एक बेस पेयर में चेंजिंग मिलेगा, बाकी जगह तो कॉमन होगा, एटी है तो एटी है, सीजी है तो सीजी है, और जीसी यहाँ पे जी सी है तो यहाँ पे जी सी है, यहाँ पे सी जी है तो यहाँ पे सी जी है, मतलब बाकी जगह सेम है, केवल चेंजिंग एक बेस पेयर पे, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन, यदि चेंजिंग एक बेस पेयर पे हो, इस जीन में इस जीन में कितने बेस पेयर पे चेंजिंग है, एक बेस, यदि एक बेस पेयर पे चेंजिंग हो तो ये म्यूटेशन कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन। तो आपने यदि इंसर्ट किया है किसी जीन में, बेस को इंसर्ट किया है, तो ये कौन सा शिफ्ट होगा, पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट या नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट, पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि जोड़े हो तो पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट, ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंसर्शन से जीन चेंज हो गया। चलो अब क्या करेंगे, अब नाम ही यहाँ पे बोल रहा है, नाम क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट में डिलीशन, तो डिलीट तो करते हैं, लैपटॉप उपटॉप कुछ भी चलाते तो डिलीट मारते हैं, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ डिलीशन म्यूटेशन। तो डिलीशन में आप किसी चीज को क्या करोगे, हटाओगे, तो हटाओगे तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब क्या करो कि इस जगह से जीसी को मान लो कि तुम रिमूव कर दो, ये जीसी को तुमने रिमूव कर दिया, यहां से हटा दिया, अब ये हट गया, और नॉर्मल जीन ये था तुम्हारा। अब इस सीक्वेंस को पढ़ो और इस सीक्वेंस को पढ़ो तो फर्क हो जाएगा। अब तुम ए सी जी बोल रहा है, यहां पे तुम बोला ए सी सी, ए सी सी, इसका मतलब क्या हो गया कि इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस में अंतर हो गया, यानी तुम चेंज कर दिए, लेकिन वो चेंजिंग किसके कारण आया, डिलीशन के कारण, इसलिए करके वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाएगा। नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट यानी फ्रेम तुम्हारा शिफ्ट हो गया, फ्रेम तुम्हारा क्या हो गया, शिफ्ट मतलब घट गया चीजें, तो नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट जब होगा, नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट जो घटने से होगा तो वो इधर मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड, इसको क्या बोलेंगे। और जब पॉजिटिव करोगे तो कोई चीज आगे बढ़ेगा, यदि कोई चीज जोड़ोगे तो कहां जाएगा, आगे, तो उसको फॉरवर्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। अब कोई चीज घटाओगे तो कहां जाएगा, पीछे जाएगा। यदि तुम्हारे पास 100 रुपया था, 10 रुपया तुम खर्चा कर दिए तो तुम पीछे चले गए, और 10 रुपया ऐड कर दिए तो तुम आगे चले गए, 100 से आगे चला गया,
तुम्हारे पास 100 रुपया था, तुम 10 रुपया खर्चा कर दिए, तो तुम तो पीछे चले गए। कहां चले गए? पीछे। और यदि 10 रुपया यहाँ पे 10 रुपया तुम माइनस किए तो 90 की तरफ आ गए, और 10 रुपया यदि तुमने ऐड कर दिया या तो तुम आगे चले गए। तो ऐड वाला यदि होगा तो वो पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा कि बैकवर्ड शिफ्टिंग होगा? फॉरवर्ड, क्योंकि तुम 100 में 10 जोड़े तो फॉरवर्ड चला गया, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। यदि 100 में 10 घटा दिए तो क्या हो गया? बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गया, तुम पीछे आ जाओगे। तो नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट को फॉरवर्ड बोलेंगे बैकवर्ड? बैकवर्ड, क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव है तो बैकवर्ड जाएगा। तो जहां हो उससे पीछे चले जाओगे, नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट हो गया। और यदि पॉजिटिव है तो किधर जाओगे? फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा, नेगेटिव वाला पीछे चला जाएगा। सर ये क्लियर हो गया? यानी तुम इंसर्शनल म्यूटेशन को पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलोगे। पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम आपका शिफ्ट कर जाएगा किधर? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आगे की तरफ। यानी जो फ्रेम आपका था यदि आप उसमें पॉजिटिव करते तो ये फ्रेम आगे शिफ्ट कर जाता। जैसे पॉजिटिव करते तो जो है वो तो पहले रहता ही, जो जीन है वो जीन आपका ये था, ये जीन और ये जीन अभी दोनों सेम है। अब इसमें यदि हम लोग ऐड कर दें, अब यहाँ पे जैसे हमने ऐड कर दिया तो ऐड कर दिया तो यहाँ पे 80 ऐड कर दिया, मान लो सपोज यहाँ पे 80 ऐड कर दिया, तो 80 जैसे ऐड किया तो अब जो फ्रेम होगा वो किधर शिफ्ट करेगा? आगे। 100 था, 10 ले लिए तो तुम 100 से आगे चले गए, तो इधर तुम 100 से इधर आगे मूव करना शुरू किए। तुम 100 था, 10 ले लिए तो आगे बढ़े। अब नेगेटिव यदि तुम करोगे तो यदि किसी बेस को तुम यहां से हटा दिए तो अब क्या होगा कि ये पीछे की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। किधर शिफ्ट करेगा? तो पीछे की तरफ। इधर से ये इधर जाने लगेगा, क्योंकि तुम 100 थे, जहां से हटाए उधर से पीछे चलने लगे। तो ये तुम क्या किए? जिस जगह से हटाए उधर से पीछे, तो ये बैकवर्ड हो गया। तब जब तुम डिलीट कर दिए तब, और यदि ऐड कर देते तो क्या हो जाता? फॉरवर्ड। तो यानी फॉरवर्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कौन सा होगा? इंसर्शनल। नेगेटिव फ्रेम शिफ्ट कौन सा होगा? डिलीशन। क्लियर हो गया? यदि कोई चीज डिलीट करोगे तो नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव होगा तो तुम पीछे जाओगे कि आगे जाओगे? सीबीएसई का मार्क्स में करो ना, नीट के मार्क्स में कर लो। यदि तुम क्वेश्चन गलत बनाने लगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा, तो तुम फिर रैंक से पीछे चले जाओगे कि रैंक के आगे निकलोगे? पीछे चले जाओगे, तो तुम्हारा पीछे शिफ्टिंग होने लगेगा। यदि पॉजिटिव होने लगे तो तुम आगे जाने लगोगे, यानी 1 की तरफ मूव करने लगोगे, फॉरवर्ड मूव करने लगोगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये हो गया। जीरो टाइप का मतलब क्या हो गया कि यदि आपका सेम जीन फिर रख दीजिए, यही जीन आपका जी और ये सी, ये भी ए सी जी सी जी टी सी, ये भी ए सी जी सी जी टी और सी। ये क्लियर हो गया? ये दोनों सेम जीन है। अब इसमें क्या करो? एक जगह पे ऐड कर दो, ए टी को या जीसी को ही ऐड कर दिए, एक जगह ऐड कर दो और एक जगह से डिलीट कर दो। तो यानी यही ना हो गया कि यदि तुम ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद तुम एक कदम आगे चले जाते हो, अब फिर जब डिलीट किए तो एक कदम पीछे आ गए, तो जहां थे वही हो गया। तो इसको बोलेंगे जीरो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि तुम ऐड भी किया और डिलीशन भी किया, साइमल्टेनियसली कर दिया। एक बार ऐड किया, एक बार डिलीट किया, तो ऐड किया तो एक कदम आगे हो गया और डिलीट किया तो एक कदम पीछे हो गया, तो जहां थे वहीं पे रह गए। इसलिए करके इसको बोलते हैं जीरो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर हो गया? तो जीरो टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा? दोनों हो जाएगा। क्या क्या दोनों हो जाएगा? इंसर्शन भी हो जाएगा और डिलीशन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ एक बार ऐड हो जाए और एक बार डिलीट हो जाए। तो इंसर्शनल और डिलीशन यदि होगा तो उसको बोलेंगे जीरो टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इन्वर्सन में क्या होगा कि 2 पॉइंट पे कट होगा, जैसे यहाँ पे ए सी जी सी टी सी है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका सेंट्रोमियर का पोजीशन है सपोज। अब यहाँ पे क्या हो कि 2 पॉइंट पे कट हो जाए, यहाँ पे ऐसे कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया, और इसको घुमा करके लगा दे। घुमा करके क्या करें? लगा दे। तो घुमा करके लगाएंगे तो ए सी, और ये घूमेगा तो ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा सी। तो इसको शुरू में तो पढ़ते थे तो पढ़ रहे थे ए सी जी सी टी सी, लेकिन अब जब पढ़ेंगे तो ए सी सी। अब पहले पढ़े थे ए सी जी, अब क्या पढ़े? ए सी सी। तो इसका इन्वर्सन मतलब क्या करना? उलट देना। तो तुम जब उलट दिए, काट करके उलट दिए, तो ये जीन के लेवल पे बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम के लेवल पे बात नहीं कर रहे। तो ये जो तुम काट करके जो उलट दिए थे, यानी 2 कट किए और 180 डिग्री से घुमा दिए। कितना से घुमा दिए? 180 डिग्री से घुमा दिए। अब घुमा के उसको क्या किए? सील कर दिए। तो सीक्वेंस आपका हो गया ए सी सी जी टी सी। अब पहले सीक्वेंस था ए सी जी सी टी सी। इसको इन्वर्सन, इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देना।
इन्वर्ट मतलब, तो इन्वर्सन करने के लिए आपको 2 पॉइंट पे कट करना होगा, 180 डिग्री से घुमा देकर उसको पेस्ट कर देना है। तो ये आपका जो कहलाएगा वो इन्वर्सन कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेस सब्स्टिट्यूशन। ये तीनों क्लियर हो गया। आपको बोलेगा इंसर्शनल म्यूटेशन को कौन सा फ्रेम शिफ्ट बोलोगे, तो पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट बोलोगे। हम एक बार फिर साफ साफ लिख करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं टर्म। ये इंसर्शनल म्यूटेशन है, इसको पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। पॉजिटिव टाइप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, शिफ्ट म्यूटेशन। और इसी को आप बोलते हो, इसी को आप बोलते हो फॉरवर्ड। ऐड किए तो आगे जाओगे, इसे जो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फॉरवर्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसी में डिलीशन है तो पॉजिटिव है, क्या कर दोगे, नेगेटिव टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये डिलीशन है, नेगेटिव की हो तो ये फॉरवर्ड नहीं होगी, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। इसको बैकवर्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। जीरो टाइप है, इसका मतलब नो फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, मतलब जहां है वहीं पे रह जाएगा। तो इसको आप बोलते हो नेगेटिव टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इसी को बोलते हो बैकवर्ड, बैकवर्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब जीरो टाइप में क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों साइमल्टेनियसली होगा, ऐसे कि जीरो जहां है वहीं। इनवर्सन में क्या होगा, 2 कट होगा, 180 से रोटेट होकर सील हो जाएगा। तो इस तरह जो ये सीक्वेंस उल्टा हो गया, पहले जीसी था अब सीजी हो गया, ये जो उल्टा हो गया, पहले था जीसी अब क्या हो गया सीजी, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। आइए अब आइए बेस सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपके केमिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे या पढ़ाए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज को लाना है और एक चीज को निकालना है। यानी आपको एक लाना है और एक निकालना है, ये ध्यान से रखिएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बोलते हैं। इसको कौन सा म्यूटेशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आपके नाम से वो जाना जाता है। तो आइए सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हम आपको क्लियर करते हैं। हम आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, बायोमोलिकुल जब पढ़ाए थे वहां पे बेस उस पूरा एकदम आपको क्लियर किए थे। स्पेशली कोविड-19 के कारण ये हमारा क्लासरूम प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन्ड हुआ है, और आपका ये लाइव जो है आपका चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो ये तो सर्टेन हम लोग को करना पड़ा है और फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। तो इस लेकर के कोविड-19 के कारण ये प्रॉब्लम हुआ, तो वहां पे हम अभी दूसरे बच्चे को ध्यान में रख करके वीडियो नहीं बना रहे। ये वीडियो मेरा मानना है कि जो हमारे बच्चे हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को भी बेनिफिट हो जाए उस हिसाब से बोला जा रहा है। लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं वो उनके पास में नोट्स होगा बायोमोलिकुल सेल वगैरह का, तो वो देख लेंगे पहले आपके नोट्स पे एडेनिन का स्ट्रक्चर, थायमिन का स्ट्रक्चर, ग्वानिन का स्ट्रक्चर, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ कैसे बनाता है, जी सी के साथ पेयर करता है, सी जी के साथ पेयर करता है, फिर ए टी के साथ पेयर करता है, टी ए के साथ पेयर करता है। तो इस तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ए पेयर्स विथ टी और जी पेयर्स विथ सी। तो ए पेयर्स विथ जी और टी पेयर्स विथ सी होता है, ये डीएनए के केस का बात है। अब मैं बोला कि यहां पे मेरे को क्या करना है, तो अब ट्रांजिशन बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन करना है। ये जीन म्यूटेशन में कौन सा म्यूटेशन पे मैं फोकस कर रहा हूं, बेस सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या कीजिएगा, जो आप जानते हैं पहले वो कर लीजिए। एडेनिन पेयर करता है थायमिन के साथ में, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ। क्लियर हो गया। इधर वाला जो आपका बेस है ये प्यूरिन बेस है, ए और जी जो है ये प्यूरिन बेस है। क्लियर। और इधर जो टी और सी है ये पैरामिडिन बेस है। क्लियर हो गया। तो ए प्यूरिन बेस में ए और जी हो गया और पैरामिडिन बेस में टी और सी हो गया। मैं आपको पढ़ा सकता हूं कि प्यूरिन बेस जब भी होगा तो 2 रिंग होगा, पैरामिडिन बेस होगा तो 1 रिंग होगा। तो 2 रिंग वाले जो बेस है वो एडेनिन और ग्वानिन है, और सिंगल सिंगल रिंग वाले जो बेस है वो थायमिन और साइटोसिन। अब क्या होगा, आप इसमें एक्सचेंज वाला एरो लगाइए। जैसे इससे ऐसे एरो लगा दीजिए, जिधर जिधर एरो संभव है लगा दीजिए, पहले लगा दीजिए, तब बात करते हैं कि इससे कैसे वो थ्योरी निकल के आएगा। आप लगा दीजिए जितना संभव था आपका, और आपको कहीं संभव ही नहीं है तो पहले तो पेयर टाइप का लिख लीजिए।
फिर जितने टाइप से एक्सचेंज संभव है कर लीजिए। अब इसमें ये जो प्यूरिन है तो ए रिप्लेस बाय जी, यानी ए हट के क्या आ गया, जी आ गया, या जी हटा ए आ गया। ये प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन रिप्लेसमेंट है, यानी ए और जी के बीच में। यदि कहीं पे आपका इसी जगह पे यदि हम एक जीन लिए, ये जो जीन मेरा है ये जीन का सीक्वेंस है ए सी ए जी सी जी टी सी सपोज है, और ये एंटीपैरेलल डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहां भी आपका हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहां पे क्या है, ए है तो टी, जी है तो सी है तो जी है तो सी, टी है तो ए और सी है तो सी। अब यहां पे क्या है कि इस जगह पे जो जी है वो रिप्लेस हो जाए ए से, जी रिप्लेस हो जाए ए से, तो इसका मतलब जी के जगह पे ए आ जाए, जी यहां से निकले और इस जगह पे ए आ जाए। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जी के जगह पे ए आ गया, जी के जगह पे ए आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि प्यूरिन रिंग निकला, अब प्यूरिन रिंग आ गया, क्लियर हो गया। तो ग्वानिन निकला और एडेनिन आया, तो प्यूरिन निकला और प्यूरिन आया, तो प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन यदि आप रिप्लेसमेंट करते हो, प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन, यदि प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन यदि एक्सचेंज करते हो तो या पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन, पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन, यदि आप पैरामिडिन को हटाओ, अब पैरामिडिन को ही लाओ, यदि पैरामिडिन को हटाओ और पैरामिडिन को ही लाओ, प्यूरिन को हटाओ और प्यूरिन को ही लाओ, तो प्यूरिन में कौन कौन बेस आता है, एडेनिन और ग्वानिन। तो यानी एडेनिन ग्वानिन में से किसी को हटाओ, एडेनिन, यदि एडेनिन को हटाओगे तो किससे हटाओगे, ग्वानिन से, अब ग्वानिन को हटाओगे तो किससे हटाओगे, एडेनिन से, और यहां पे पैरामिडिन में डीएनए है तो ये आ जाएगा थायमिन और साइटोसिन। यदि तुम साइटोसिन को हटाओ किससे, थायमिन से, और थायमिन को हटाओ किससे, साइटोसिन से, तो यदि सपोज यहां पे लिख दिया एडेनिन और इधर लिख दिया ग्वानिन, यदि एडेनिन रिप्लेस बाय ग्वानिन, एडेनिन को हटा दिया किससे, ग्वानिन से, या ग्वानिन रिप्लेस बाय एडेनिन, क्लियर है, क्या बोले, एडेनिन रिप्लेस बाय ग्वानिन या ग्वानिन रिप्लेस बाय एडेनिन, तो प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन रिप्लेसमेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे इधर लिख दिया थायमिन, इधर लिख दिया साइटोसिन, तो थायमिन हटा और कौन आ गया, साइटोसिन, एरो इधर चले, या साइटोसिन हटा और इधर क्या आ गया, थायमिन, तो थायमिन रिप्लेस बाय साइटोसिन या साइटोसिन रिप्लेस बाय थायमिन, तो सेम नेचर का रिंग है, सेम नेचर का रिंग वाला बेस है, पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन है, प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन है। तो इस तरह का यदि आपका रिप्लेसमेंट होगा कि प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है और पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन रिप्लेस कर रहा है, तो ये कहलाएगा ट्रांजिशन। क्या कहलाएगा, यदि एडेनिन के जगह पे ग्वानिन आ जाए जीन में तो ट्रांजिशन, ग्वानिन के जगह पे एडेनिन आ जाए तो क्या, ट्रांजिशन, यदि साइटोसिन के जगह पे थायमिन आ जाए तो ट्रांजिशन, और थायमिन के जगह पे साइटोसिन आ जाए तो ट्रांजिशन। यानी प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन रिप्लेसमेंट हुआ, रिप्लेस मतलब एक आना एक जाना, यदि प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन रिप्लेसमेंट हो तो ट्रांजिशन, पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन रिप्लेसमेंट हो तो ट्रांजिशन, और यदि प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन हो, प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन, यदि प्यूरिन रिप्लेस हो पैरामिडिन से, पैरामिडिन, तो प्यूरिन में हो जाएगा एडेनिन और ग्वानिन, इधर हो जाएगा साइटोसिन और थायमिन, तो प्यूरिन वर्सेस यदि पैरामिडिन हो, इसका मतलब हो गया कि एडेनिन यदि रिप्लेस हो जाए साइटोसिन से, या एडेनिन रिप्लेस हो जाए थायमिन से, या ग्वानिन रिप्लेस हो जाए साइटोसिन से, या ग्वानिन रिप्लेस हो जाए थायमिन से, तो प्यूरिन यदि पैरामिडिन से रिप्लेस हो जाए या पैरामिडिन रिप्लेस हो जाए प्यूरिन से, तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्सन। क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन। ट्रांस का मतलब अपोजिट हो गया, यहाँ पे वर्सन मतलब अपोजिट, ट्रांसवर्सन मतलब अपोजिट हो गया, यानी प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन अब चेंज हो रहा है,
यानी प्यूरिन हट रहा है, पैरामिडिन आ रहा है। तो ये जो यदि अपोजिट रिंग वाला यदि चेंजिंग होगा तो अपोजिट के लिए यहाँ पे ट्रांसवर्सन कर दिए, और सेम चेंजिंग होगा तो ट्रांजिशन, यदि प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, जैसे सपोर्टेड यहाँ पे जीन आपका, यहाँ पे जीन था AG, ये आपका जीन था AGCGTC। अब ये G रिप्लेस हो जाए किससे, तो A से। तो ये G भी पैरामिडिन प्यूरिन था, और ये A जो अभी आया है ये भी प्यूरिन है, तो प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, तो सेमी टाइप का हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। यदि इसी जगह पे यहां पे आ जाता C, G हट जाता और C उस जगह पे इंटर कर जाता, तो ये G जो हटा है वो प्यूरिन था, और जो आया है वो पैरामिडिन हो गया। तो पैरामिडिन यदि हो गया तो प्यूरिन रिप्लेस बाय पैरामिडिन हो गया, तो प्यूरिन रिप्लेस बाय पैरामिडिन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, तो A को रिप्लेस कर दे G, या G रिप्लेस हो जाए A से, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। क्यों, ये प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है। अच्छा, T के जगह पे C आ जाए, या C के जगह पे T आ जाए, T के जगह पे C आ जाए, या C के जगह पे T आ जाए, तो ये भी पैरामिडिन, ये भी पैरामिडिन, तो दोनों सेम नेचर का, तो ये भी ट्रांजिशन। तो इसका मतलब ये जो आपका है ये ट्रांजिशन है, क्योंकि प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन चेंजिंग हो रहा है, और ये जो आपका ये भी ट्रांजिशन है, क्योंकि ये प्यूरिन पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन चेंजिंग हो रहा है। तो ये दोनों केवल आपका ट्रांजिशन है, बाकी आपका ट्रांसवर्सन है। अब यहां देखिए, प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन या पैरामिडिन वर्सेस प्यूरिन, ये प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन या यानी A को T से रिप्लेस कर दो, या T को A से रिप्लेस कर दो। तो ये प्यूरिन वर्सेस यदि पैरामिडिन करोगे तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्सन। अच्छा, ये क्या है, पैरामिडिन, और ये G क्या है, प्यूरिन। क्लियर हो गया। तो पैरामिडिन वर्सेस प्यूरिन चेंजिंग कर रहे हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन। अच्छा, ट्रांसवर्सन कहलाएगा ये। अच्छा, ये A क्या है, प्यूरिन, और C क्या है, पैरामिडिन, तो ये प्यूरिन अब वर्सेस पैरामिडिन चेंजिंग कर रहे हो। ये A है प्यूरिन और C है पैरामिडिन, तो A के जगह पे तुम यदि C ले आओ, या C के जगह पे तुम A ले आओ, तो प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन चेंजिंग कर रहे हो, इसलिए कि ये भी ट्रांसवर्सन। अब ये G क्या है, प्यूरिन, और C क्या है, पैरामिडिन, तो G के जगह पे C ले आओ, या C के जगह पे G ले जाओ, तो ये भी प्यूरिन, G इज द प्यूरिन, C इज द पैरामिडिन, तो ये भी क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन। तो इसका मतलब हो गया कि केवल प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन चेंजिंग और पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन चेंजिंग, यानी A के जगह पे G आ जाए, G के जगह पे A आ जाए, या T के जगह पे C आ जाए और C के जगह पे T आ जाए, तो ये सेम नेचर का यदि चेंजिंग हो, प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन चेंजिंग और पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन चेंजिंग, T के जगह पे C या C के जगह पे T, A के जगह पे G या G के जगह पे A, तो इस तरह का चेंजिंग सेम टाइप का यदि चेंजिंग होगा प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन या पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन, ये कहलाएगा ट्रांजिशन। और यदि डिफरेंट चेंजिंग हो, प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन की चेंजिंग हो, तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन, अपोजिट चेंजिंग आपका यह हो रहा है।